दोस्तों इस कहानी में 8 FBI एजेंट्स की एक टीम को अनजान आइलैंड पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग के दौरान हर रोज एक एजेंट को बड़े ही शातिर तरीके से मार दिया जाता है। इस पूरी कहानी में आखिर तक सस्पेंस क्रिएट होता है। आखिर क्या होता है उन एजेंट्स के साथ? तो कहानी शुरू होती है जहां जंगल में खड़ी इस कार में सारा बैठी हुई थी। तभी वहीं पर उसका दोस्त जेडी आकर गाड़ी में बैठ जाता है। दरअसल ये दोनों FBI एजेंट्स होते हैं जिन्हें सीरियल किलर और किडनैपर को पकड़ने का टास्क दिया गया था। ये दोनों जंगल में बने उस घर में घुस जाते हैं जहां से लड़की के चीखने की आवाज आ रही थी। लड़की बचाने के चक्कर में उसी घर की किचन में किडनैपर आकर इन दोनों को गोली मार देता है। इसके बाद वहां पर सभी लाइट्स को ऑन कर दिया जाता है। सभी उठकर खड़े हो जाते हैं, यानी ये सब रियल नहीं बल्कि ट्रेनिंग का हिस्सा था। और इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले शख्स का नाम हैरिस होता है, जो इन लोगों को बुलाकर कहता है कि आप लोग ट्रेनिंग में कुछ खास रिजल्ट नहीं दे रहे हो। कल सब लोग FBI हेडक्वार्टर में पहुंचो, तुम्हारे जैसे और भी एजेंट्स आ रहे हैं। एक जरूरी टास्क पर बात करनी है। अगले दिन FBI हेडक्वार्टर में सभी एजेंट्स हैरिस की बात सुन रहे थे, जिसमें हैरिस उन सभी को स्पेशल एजेंट्स बनाना चाहता था और इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग पर भेजने की बात करता है। जाने का समय और जगह का चुनाव हो जाता है। जाना था अगले दिन सुबह और जगह थी ओनियागा आइलैंड। अब सभी एजेंट्स हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। उन लोगों के साथ एक और शख्स जाने वाला था और इसका नाम गेब होता है। गेब एक डिटेक्टिव होता है जिसको इन लोगों की ट्रेनिंग पर नजर रखने के लिए भेजा जाता है। हेलीकॉप्टर ओनियागा आइलैंड के लिए उड़ान भर देता है। आइलैंड पर पहुंचने के बाद सभी देखते हैं कि ये जगह बहुत अजीब होती है। हैरिस उन सभी को उस जगह के बारे में बताता है। दरअसल ये आइलैंड नेवी के अधिकार में होता है और नेवी यहाँ हॉस्टेजेस को बचाने का अभ्यास करती है। पूरी जगह की जानकारी देने के बाद हैरिस उन लोगों को अंदर ले जाता है जहाँ एक लैब होती है और यहाँ जरूरत की वो सभी चीजें होती हैं जो ट्रेनिंग में काम आने वाली थी। जाने से पहले हैरिस उन लोगों को बताता है इस जगह को इतना मनहूस और डरावना इसलिए बनाया गया है ताकि ट्रेनिंग के दौरान वास्तविकता का आभास हो सके। खैर इसके बाद हैरिस उस आइलैंड से चला जाता है। उसी शाम डिनर से पहले सब एक दूसरे के बारे में हालचाल लेते हैं। सभी के बीच गपशप हो रही थी। उसी रात सारा यहाँ बाहर बैठी हुई थी। तभी वहीं पर लुकास आकर सारा से अतीत के बारे में पूछता है और वह खुद बताता है जब वह 10 साल का था तभी उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए। सारा बताती है उसकी सिस्टर को उसके सामने ही पानी में डुबोकर मार दिया गया था, जिसको वो आज तक भुला नहीं पाई। उस रात सभी सो जाते हैं। सुबह होने पर सारा देखती है वहीं पर एक बिल्ली को मारकर किसी ने लटका दिया था। उसके चिल्लाने पर सभी इकट्ठा हो जाते हैं। सभी के लिए ये बहुत अजीब डरावनी घटना होती है। जेडी पास आकर बिल्ली के मुंह में रखी एक घड़ी को निकालता है जिसमें 10 बजे का समय दिखाया गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया है और इस घड़ी का क्या मतलब है। खैर इस चीज को वे सब इग्नोर करके अपने ट्रेनिंग की शुरुआत कर देते हैं। वे एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जिसके लिए वे सभी अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं। ये एजेंट्स एक स्टोर रूम में देखते हैं एक लड़की को मारकर टांग दिया गया होता है। सभी को देखकर ये बहुत अजीब लग रहा था। अब ये लड़का जिसका नाम राफ होता है वो कहता है दोस्त किसी को घबराना नहीं है, ये सिर्फ एक अभ्यास है और वो लड़की प्लास्टिक की लाश है। खैर सभी अपने अपने काम में जुट जाते हैं। सारा लाश की जांच करने लगती है, कोई ब्लड सैंपल लेने लगता है। इस बीच एक अजीब चीज होती है और शायद ये ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं थी। दरअसल इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान वहीं पर रखी एक अलार्म घड़ी बजना शुरू हो जाती है। जेडी कहता है सब अपना काम करते रहो, मैं इसे बंद कर देता हूँ। जेडी जैसे ही इसका स्विच ऑफ करता है नीचे रखे जहरीले गैस का सिलेंडर जमीन पर गिरता है और गैस निकलने लगती है। वो गैस जेडी के पैरों को गला देती है जिससे जेडी वहीं जमीन पर गिरकर अपना दम तोड़ देता है। दरअसल इस अलार्म रेडियो के साथ वहां पर रखी चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके कुछ ऐसे फिक्स किया गया था जिससे वहां पर रखा सिलेंडर जमीन पर गिरता और अलार्म के पास वाला शख्स मौत की नींद सो जाता। बिल्कुल प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। जेडी की मौत के बाद सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। इस दौरान घड़ी में देखा जाता है तो 10 बजे होते हैं। हालांकि अभी तक किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि बिल्ली के मुंह से जो घड़ी मिली थी उसमें भी 10 बजे थे और शायद वह एक साइन था कि 10 बजे इसमें से किसी एक की मौत होनी निश्चित है। हालांकि उस आइलैंड पर कोई सीरियल किलर था या इनमें से ही कोई किलर था, इस बारे में अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल था। जेडी की मौत के बाद सभी गहरे दुख में होते हैं। इस दौरान गैब उन्हें बताता है कि यहाँ पर कोई तो है, क्योंकि यहाँ टेबल पर रखी कुछ चीजें कल नहीं थी लेकिन आज रखी हुई हैं। उन्हीं चीजों में से एक टूटी हुई घड़ी भी होती है जिसमें 12 बजे का टाइम दिखाया गया था। मतलब 12 बजे फिर से कोई मरने वाला था। अब सबके सब बहुत ज्यादा सहम जाते हैं। अब वे एजेंट्स एक नदी के पास जाते हैं जिसमें एक बोट पड़ी हुई थी। दरअसल ये लोग उस आइलैंड से निकलने वाले थे ताकि अब किसी की मौत ना हो। इस दौरान लुकास का पैर एक ट्रिगर पर पड़ जाता है जिससे बोट में रखा बम ब्लास्ट हो जाता है और बोट के साथ वह पुल भी ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर सभी को छोटी मोटी चोटें आती हैं। इसके अलावा कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। खैर उनके घर वापसी का सहारा भी खत्म हो चुका था। दरअसल इतना कुछ होने के बाद वे सभी एजेंट्स हैरिस पर ब्लेम करने लगते हैं और कुछ एजेंट्स का मानना था कि यह सब हैरिस ही करवा रहा है। हालांकि ट्रेनिंग के
दौरान किसी को वेपन्स यूज करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इतना कुछ होने के बाद वे उस आइलैंड पर रखे वेपन्स रेडी कर लेते हैं क्योंकि मामला अब ज्यादा सेंसिटिव हो चुका था। ट्रेनिंग तो दूर की बात थी, यहाँ अपनी ही जान बचाना सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। अब सभी एक जगह इकट्ठा होकर आगे की रणनीति पर बात कर रहे थे। इस दौरान लुकास आकर गैब पर पिस्तौल तान देता है और कहता है कि तुम्हारे पास इस आइलैंड का नक्शा कहां से आया, क्योंकि ट्रेनिंग वाली जगह के नक्शे नहीं बनाए जाते। अब सभी एजेंट्स गैब पर शक करने लगते हैं। वह सभी से शांति से बात सुनने को कहता है, लेकिन उसकी बात सुनने को कोई राजी नहीं था। इतने में गैब बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर जाता है और अब धीरे धीरे करके सभी एजेंट्स बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। दरअसल काफी में किसी ने बेहोशी की दवा मिला दी थी और अब सब बेहोश हो जाते हैं। करीब 3 घंटे के बाद सभी को होश आता है। इसके बाद बॉबी गैब को हथकड़ी लगाकर बांध देता है। सभी होश में आ चुके थे और अब राफ को हाथ लगाकर जगाया जाता है, लेकिन उसका सर धड़ से अलग हो जाता है क्योंकि सभी एजेंट्स के बेहोश होने के दौरान किसी ने उसका मर्डर कर दिया था और उसके शरीर का सारा खून निकालकर शीशे की एक दीवार पर काफी सारे नंबर्स लिखे गए थे। यहीं पर उन एजेंट्स को टूटी हुई 2 घड़ियां भी मिलती हैं, जिसमें 6 बजे का टाइम दिखाया जाता है। तो 2 घड़ी मिलने का मतलब इस बार 2 लोगों की बारी थी। खैर, खून से लिखे उन नंबर्स का मतलब क्या था किसी को कोई अंदाजा नहीं था। इधर सभी एजेंट्स की शक की सुई गैब पर घूमती है और इसके बाद गैब को एक कमरे में बांध दिया जाता है और उसे जबरदस्ती पूछा जाता है उसका अगला प्लान क्या है। इधर 6 बजे का समय नजदीक आता जा रहा था। सभी एजेंट्स अगले प्लान के बारे में पता लगाने में जुट जाते हैं। बिन्स को गैब के पास ही रुकने को बोला जाता है। इस दौरान बाहर से कुछ आवाज आती है। जब बिन्स दरवाजा खोलकर बाहर देखता है, इस दौरान ऊपर लगा राड टूटकर केबल से नीचे लटकने लगता है। उधर पानी की पाइप एक दूसरे से अलग हो जाती है, जिससे उस गैलरी में पानी भरने वाला था। मतलब पानी के कारण अब करंट फैलने वाला था, जिससे गैब और बिन्स दोनों के मारे जाने का प्लान था। पानी में करंट फैलता देख बिन्स अपनी व्हील चेयर छोड़कर वहीं छत में लगी पाइप से लटक जाता है, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं लटक सकता था। अब गैब उसे बताता है कि अगर कोई बिजली के मेन स्विच को ऑफ कर दे तो खतरा टाला जा सकता है, लेकिन वहां पर यह चीज करने वाला कोई नहीं था। इस पर गैब बिन्स से उसका पिस्तौल मांगता है। पहले तो वह देने से मना करता है, फिर पिस्तौल गैब को दे देता है, जिससे वह अपनी हथकड़ी तोड़कर किसी तरह बिजली के मेन स्विच को ऑफ कर देता है और अब दोनों सुरक्षित हैं। इतने में वहीं पर सभी एजेंट्स आते हैं और अब गैब उनसे कहता है कि अब उन लोगों को यकीन करना चाहिए कि यह सारा प्लान उसका नहीं था, क्योंकि वो अगर किसी को मारना ही चाहता तो बिन्स को भी मार सकता था। फिलहाल पानी की वह पाइप निकली हुई थी जिसमें से पानी निकल रहा था। इस पाइप को जोड़ा जाना बेहद जरूरी था और बॉबी पाइप जोड़ने का शौकीन था। वह पाइप जोड़ने लगता है और जैसे ही वह पानी बंद करने का ट्रिगर ऑफ करता है, सामने से फिट किए गए 3 नुकीले लोहे के सलिए आकर उसके गर्दन को पार कर जाते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यानी कि उनकी टीम में अब तक जेडी, राफ और बॉबी की मौत हो चुकी थी। इसके बाद सभी कातिल की तलाश में जुट जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कोई ना कोई सबूत जरूर मिल सकता है। हालांकि निकोल उन डेड बॉडीज की जांच कर रही थी, तभी राफ के हाथ से उसे एक टुकड़ा मिलता है जिस पर खून लगा हुआ था। इसके बाद वह टुकड़े को लेकर लैब जाती है और अब सभी एजेंट्स के खून का सैंपल लिया जाता है। मतलब उन लोगों का मानना था राफ के साथ कातिल की हाथापाई जरूर हुई होगी। हाथापाई के दौरान कातिल की बॉडी पर खरोंच लेने से उसका खून राफ के नाखून में लग गया होगा। अब सभी के ब्लड सैंपल की जांच की जाती है और उस ब्लड से सभी के ब्लड की मैचिंग होती है। हालांकि यहाँ पर एक सैंपल उस खून से 100% मैच कर रहा था। अब सभी एक्साइटेड थे कि आखिर वो कौन है जिसका ब्लड सैंपल उस लाश से मिले ब्लड से मैच कर रहा है। मतलब कातिल उन्हीं में से कोई था। कीबोर्ड में जैसे ही इंटर प्रेस किया जाता है, उस डीएनए टेस्ट में सारा का नाम आता है। अब सारा पर सभी पिस्तौल तान देते हैं। उन्हें पूरा का पूरा यकीन हो जाता है कि सारा ने ही सबको मारा है और आगे भी वह सबको मारने वाली थी। हालांकि सारा सबको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, भला वह अपने साथियों को क्यों मारेगी, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। हालांकि सारा बार बार कह रही थी कि शायद खूनी भी यही चाहता हो कि हम लोग आपस में लड़े, क्योंकि बेहोश होने के दौरान हो सकता है उसने मेरा ब्लड ले जाकर राफ के खून से लगा दिया होगा। हालांकि उसकी यह बात निकोल को छोड़कर अन्य एजेंट्स के पल्ले पड़ जाती है। निकोल गुस्से में वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे सिगरेट की एक डिब्बी मिलती है। हालांकि सिगरेट पीना निकोल की कमजोरी थी। यहाँ बाहर आकर निकोल सिगरेट जलाकर पीना शुरू करती है, लेकिन सिगरेट जलते ही एक लिक्विड निकलता है जो उसके हाथ को जला देता है। धीरे धीरे उसकी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है, बॉडी से धुआं निकलने लगता है और वह पानी में गिरकर दम तोड़ देती है। मतलब अब निकोल का भी मर्डर हो चुका था, लेकिन किसी के पास कातिल का कोई सबूत अभी तक नहीं था। खैर, अब उनकी टीम में सारा, लुकास, बिन्स और गैब ही जिंदा बचे थे। इस बीच वहीं पर लगे स्पीकर में उन्हें हैरिस की आवाज सुनाई पड़ती है। हैरिस की आवाज सुनकर बिन्स को लग रहा था कि यह सब हैरिस ही करवा रहा है और वह कहीं ना कहीं हम सब पर नजर रखे हुए है। बिन्स को छोड़कर 3 एजेंट्स आवाज को फॉलो करते हुए आवाज आने वाली जगह तक पहुंच जाते हैं। अभी वह लोग यहाँ देखते हैं हैरिस को भी मारकर लटका दिया गया था। हैरिस वही शख्स था जिसने इन लोगों को यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा था और उसे हेलीकॉप्टर से वापस जाते हुए भी
दिखाया गया था। लेकिन हैरिस फिर से इस आइलैंड पर कैसे पहुंचा, उसको किसने मारा, ये मिस्ट्री है। लेकिन इतना तो तय था, हैरिस को भी उसी ने मारा होगा जिसने बाकी के एजेंट्स को मारा है। सारा देखती है हैरिस के हाथ में 3 घड़ियां होती हैं जिनमें उसी वक्त का सेम टाइम दिखाया गया था, यानी कि 3 घड़ियां होने का मतलब है 3 एजेंट्स की मौत। लेकिन अभी 4 एजेंट्स जिंदा बचे थे। अब एक बात तो क्लियर हो जाती है कि सारा, लुकास, बिन्स और गैब में से एक शख्स कातिल होता है, लेकिन वह कौन है आगे जरूर पता चलेगा। इस दौरान गेब और लुकास एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं, क्योंकि बिन्स तो व्हील चेयर के सहारे चल पाता था, तो जाहिर सी बात थी वो इतने प्री प्लान्ड मर्डर नहीं कर सकता। इन सबको यहाँ भेजने वाला हैरिस अब दुनिया में नहीं था, तो अभी गेब और लुकास बचे थे, मतलब इन्हीं में से कोई ना कोई किलर हो सकता है। इधर बिन्स को दिखाया जाता है जो काफी डरा हुआ था, उसे किसी तरह की आवाज सुनाई पड़ती है और वह लिफ्ट के सहारे ऊपरी मंजिल पर जाने वाला था। लेकिन इस बीच लिफ्ट की बटन काम नहीं करती है। तब तक उसे किसी इंसान की परछाई दिखती है, वो किलर समझकर फायर करता है, लेकिन बुलेट उसकी ही खोपड़ी उड़ा देती है। सारा बिन्स की डेड बॉडी के पास आकर उसका पिस्तौल देखती है जो टूटी हुई थी, मतलब किसी ने उसके पिस्तौल को बैक फायर के लिए मॉडिफाई कर दिया था। अब सारा, गेब और लुकास ही बचे थे। इस बीच गेब आकर सारा से हाथापाई करने लगता है। सारा गेब पर पिस्तौल तान देती है और कहती है कि वह अपनी असली पहचान बताए और यहाँ आने का मकसद क्या था और उसने इन लोगों को क्यों मारा। अब यही सारे प्रश्न गेब भी सारा से पूछता है, वह सारा को ही कातिल समझ रहा था। इस बीच दोनों के बीच हाथापाई हो ही रही थी, तभी लुकास आकर गेब को पीटने लगता है, क्योंकि लुकास भी समझ रहा था गेब ही इन सबका कातिल है। अब सारा गेब के सिर पर एक सिलेंडर दे मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। सारा लुकास के चेहरे पर ब्लड साफ कर रही थी। इस दौरान वह लुकास को बताती है कि उसे कातिल का जल्दी ही पता चल जाएगा, क्योंकि किलर अपने वक्त का पक्का है। उसने टाइम से सभी मर्डर्स किए हैं, इसलिए उसने बॉबी के मर्डर के बाद मेन घड़ी को 15 मिनट पीछे कर दिया था। उसे पता था कातिल उस घड़ी को जरूर सही करेगा और ऐसा ही हुआ। कातिल ने घड़ी को फिर से सही किया होगा, लेकिन सारा ने घड़ी पीछे करने के दौरान घड़ी में फास्फोरस पाउडर लगा दिया था। दरअसल यह पाउडर नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता था, इसे देखने के लिए किसी खास डिवाइस की जरूरत होती है और अब सारा के पास एक थर्मल डिवाइस होती है। अब बस उसे गेब के हाथ चेक करने थे। वह गेब के हाथ चेक करने लगती है, लेकिन गेब के हाथों में पाउडर के कोई निशान नहीं दिख रहे थे। लुकास समझ चुका था उसकी पोल खुल चुकी है और अब वह पकड़ा जाएगा। वह अपने हाथ देखने लगता है। अब सारा डिवाइस जैसे ही उसके हाथ की तरफ ले जाती है, डिवाइस में वह पाउडर दिखने लगा था। सारा समझ जाती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ, जितने भी एजेंट्स मारे गए, उन सबको लुकास ने ही बड़े शातिर तरीके से मारा है। अब लुकास सारा को भी मारने वाला था, लेकिन वह किसी तरह वहाँ से भाग जाती है, लेकिन लुकास फिर से उसे पकड़ लेता है। अब वह सारा को पानी में डुबोकर मारने वाला था, तब तक सारा भी उसे पानी में ढकेल देती है। पानी के अंदर सारा को निकोल की पिस्तौल मिल जाती है और वह लुकास का भेजा उड़ा देती है। इस बीच गेब भी सारा के पास आता है और सारा को लेकर उस आइलैंड से दोनों निकल जाते हैं। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वैसे निकोल के मरने के बाद आप किसे किलर ठहरा रहे थे, लुकास, सारा या गेब? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको मिलता हूँ किसी और स्टोरी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।